अस्सलाम वालेकुम। आज बुलेटेक्स की तरफ से एक नया एपिसोड शुरू करते हैं। तो अगर आपने इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। तो आज की हमारी एपिसोड हमारी नई वीडियो है इन्वेस्टमेंट एनालिसिस के टॉपिक के ऊपर, जिसमें हमने इसमें 3 टॉपिक्स को एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले ये मेरा अपना इंट्रोडक्शन है, तो ये सारा कुछ दिया हुआ है। इसके बाद हम अपना शुरू करते हैं जो 3 टॉपिक जो हमने एक्सप्लेन करने हैं। तो उसमें हमारा पहला टॉपिक आया था क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 में आया था है एफिशिएंट कैपिटल मार्केट हाइपोथेसिस। Efficient capital market is one in which security prices adjust rapidly to the arrival of new information and hence current prices reflect all available information। मतलब कि इसमें एफिशिएंट कैपिटल मार्केट हाइपोथेसिस में ये बताया गया है कि एक मतलब कि नई इन्फॉर्मेशन मार्केट के अंदर आए, ठीक है, उससे आपकी सिक्योरिटी प्राइसेस और करंट प्राइस की मतलब कि उससे पता उस इंफॉर्मेशन से पता लगे कि आपकी जो सिक्योरिटी प्राइस या करंट प्राइसेस जो आपके एसेट्स की हैं वो या इक्विटी की मतलब जो भी आपके स्टॉक जो आपको पड़ा हुआ है उसकी उस अवेलेबल इंफॉर्मेशन से पता लगे कि आपका उसकी प्राइस जो हाई होनी है या लो होनी है। सेट ऑफ एजम्पशंस दैट इम्प्लाई एफिशिएंट मार्केट, मतलब कि बताया कुछ एजम्पशंस के बारे में बताया हुआ है जो कि आपकी एफिशिएंट मार्केट पे इम्प्लाई होती हैं, जिसमें पहला है अ लार्ज नंबर ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग पार्टिसिपेंट्स एनालाइज एंड वैल्यू सिक्योरिटीज़। मतलब कि जो आपके प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग पार्टिसिपेंट्स हैं उसको एनालाइज करते हैं वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज़ को। न्यू इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग सिक्योरिटीज़ कम्स टू द मार्केट इन अ रैंडम फैशन, मतलब कि एक नई इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटीज़ के रिगार्डिंग वो एक मार्केट में ना आग की तरह फैलती हैं, मतलब कि फ़ौरन फैल जाती हैं, ठीक है, नई इन्फॉर्मेशन। The buy and sell decisions of all profit maximizing investors who adjust prices rapidly reflect the effect of new information। मतलब कि जो बाय एंड सेल डिसीजंस होती हैं सारे इन्वेस्टर्स के, वो इस इंफॉर्मेशन पे डिपेंड करती हैं जो कि फ़ौरन रिफ्लेक्ट करती है, मतलब कि अफेक्ट करती है जो उनका स्टॉक या एसेट्स उनके पड़े होते हैं। इसके बाद अल्टरनेटिव एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस। इसमें हम आपको बताएंगे जो एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस के अल्टरनेटिव, उसमें मेरे ख्याल से 3 इन्होंने बताए गए हैं, जिसमें इनके 3 हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वीक फॉर्म एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस, उसके बाद सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस, उसके बाद स्ट्रॉन्ग फॉर्म एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये कहते एक्सप्लेन करते हैं एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस को, वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको शुरू करते हैं। प्राइसेस फुली रिफ्लेक्ट ऑल सिक्योरिटी मार्केट सिक्योरिटी मार्केट इंफॉर्मेशन सच एज हिस्टोरिकल प्लेसेस, हिस्टोरिकल प्राइसेस, रेट्स ऑफ रिटर्न, ट्रेडिंग वॉल्यूम डेटा एक्सेट्रा। यू शुड गेन लिटिल फ्रॉम यूजिंग एनी ट्रेडिंग रूल्स। इसमें उन्होंने बताया है कि वीक फॉर्म एक तब होती है, मतलब कि इफेक्टिव मार्केट हाइपोथेसिस की वीक फॉर्म तब होती है जब मतलब कि आप पुराना डाटा ठाएँ, हिस्टोरिकल डाटा, हिस्टोरिकल प्राइसेस, हिस्टोरिकल रेट्स ऑफ रिटर्न ठाएँ और उससे अंदाज़ा लगाएं कि आने वाला जो हमारा हमने स्टॉक ख़रीदा हुआ है, जो वो एसेट्स हमने लिए हैं, इक्विटी जो भी हमारा पड़ा हुआ है, ठीक है, उसकी आने वाले दिनों में फ्यूचर प्राइसेस उसकी हाई होंगी या लो होंगी। मतलब पिछले डाटा से हम हिस्टोरिकल डाटा से हिसाब लगाएं, एनालाइज करके उसको हिसाब लगाएं, ठीक है। ये होता है हमारा वीक फॉर्म ऑफ इफेक्टिव मार्केट हाइपोथेसिस। इसके आगे हमें बताया गया सम स्टडीज इंडिकेट दैट कैपिटल मार्केट्स आर एफिशिएंट, अदर रिपोर्ट्स आर नॉर्मली रिलेटेड टू। इसके आगे कुछ हमें एविडेंस बताए गए हैं जो कि वो मिक्स्ड होती है, इफेक्टिव मार्केट हाइपोथेसिस मिक्स्ड होती है। इससे कोई आगे इसके बताए गए रिपोर्ट्स वगैरह बताए गए हैं नॉर्मली रिलेटेड टू दिस। अच्छा, इसके बाद आते हैं 2 ग्रुप्स ऑफ टेस्ट। इसके 2 टेस्ट भी आ जाते हैं, जिसमें स्टैटिस्टिकल टेस्ट आ जाता है ऑफ इंडिपेंडेंस, ऑटो कोरिलेशन टेस्ट आ जाता है, measures the significance of positive and negative correlation in returns over time। टेस्टिंग ऑफ ट्रेडिंग रूल्स आ जाते हैं। दे कंपेयर रिस्क रिटर्न रिजल्ट्स derived from trading simulations to the results from a simple buy and hold policy। ऑपरेशन प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। उसके बाद आ जाते हैं इसके ऑपरेशन प्रॉब्लम। ट्रेडिंग रूल्स रिक्वायर सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा टू स्टिमुलेट मैकेनिक एक्सटेंसिव नंबर ऑफ ट्रेडिंग रूल्स। मतलब ट्रेडिंग रूल्स काफ़ी इसके आए थे, ऑपरेशन प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद आ जाते हैं हम इसके दूसरे मतलब के फॉर्म पर, जो है सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ इफेक्टिव मार्केट हाइपोथेसिस।
prices adjust rapidly to the release of all public information. It encompasses weak form hypothesis. इसमें उन्होंने बताया है कि एक इन्वेस्टर तब एनालाइज करे अपनी एसेट्स की, इक्विटी की या स्टॉक की प्राइस तब एनालाइज करे जब कोई पब्लिक के अंदर एक इन्फॉर्मेशन मतलब कि रिलीज़ हो, एक पब्लिक के पास इन्फॉर्मेशन आ गई है कि इस सेट की प्राइस हाई होनी है या मतलब कि लो होनी, कोई इस तरह की इन्फॉर्मेशन फैलती है कि आने वाले दिनों में फ्यूचर रेट इसका ये होगा, फ्यूचर रेट इसका कम होगा, तो उससे जो इन्वेस्टर जिसने स्टॉक बाय किया हुआ है वो इससे हिसाब लगाए, एनालाइज करे, सोचे कि इससे आने वाले दिनों में जो मैंने अपना स्टॉक या इक्विटी या मेरा एसेट मैंने पड़ा हुआ है उसकी प्राइस हाई होगी या लो होगी। ये सब पब्लिक इन्फॉर्मेशन में एक मतलब कि फैलता है पब्लिक में। जैसे एक बात फैला दी जाए कि एग्जांपल के तौर पर मतलब कि जैसे एक पेट्रोल की कीमतें हैं, ठीक है, वो आने वाले दिनों में हाई होने वाली है, इन्फॉर्मेशन फैल जाए, ठीक है, तो फ़ौरन लोग अक्सर देखें कि 12 बजे से पहले लोग भागे होते पेट्रोल पंप्स पे खड़े होकर पेट्रोल भरवा रहे थे कि 12 बजे के बाद रेट हाई हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें भी होती हैं, मतलब कुछ लोग कैन भरवाने लग जाते हैं कि फ्यूचर का सोचने लग जाते हैं। तो ये चीज़ सारी बताई हुई है कि पब्लिक इन्फॉर्मेशन, ठीक है, पब्लिक मतलब पहले। उसके बाद इसके बताया हुआ स्टडीज टेस्ट सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म EMH कैन बी डिवाइडेड। अच्छा, उन्होंने बताया हुआ है कि सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म है, डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स है। एक जो सबसे पहले इसका पार्ट है रिटर्न प्रिडिक्शन स्टडीज़। अच्छा, रिटर्न प्रिडिक्शन स्टडीज़ में प्रिडिक्ट फ्यूचर रेट्स आ जाता है ऑफ रिटर्न यूजिंग अवेलेबल पब्लिक इन्फॉर्मेशन बियॉन्ड प्योर मार्केट इन्फॉर्मेशन सच एज प्राइसेस ट्रेडिंग। जैसे वही बताया हुआ है कि रिटर्न प्रिडिक्शन स्टडी में वही बताया हुआ है कि आप फ्यूचर रेट्स को डिसाइड करें, फ्यूचर रेट्स के बारे में प्रिडिक्ट करें, ठीक है, बाय यूजिंग पब्लिक इन्फॉर्मेशन, जो मतलब कि आजकल पब्लिक के इन्फॉर्मेशन फैलाई हुई है मार्केट के बारे में, ठीक है, उससे आप मतलब कि प्रिडिक्ट करें। उसके बाद इवेंट स्टडीज़, मतलब कि पुराने जो इवेंट्स गुजरे हैं, ठीक है, उस पर स्टडीज़ करें कि हाँ पिछले इवेंट्स में ये था, मतलब कि इवेंट्स मतलब इकोनॉमिक इवेंट्स, मतलब कि आ जाए कुछ स्पेसिफिक सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक इवेंट, मतलब कि जैसे वर्ल्ड वाइड प्राइस हाई हो रही है तो फिर आपके वर्ल्ड वाइड मतलब कि डॉलर महंगा, जिस तरह अभी ये आपका स्टॉक की प्राइस गिरने वाली है, तो इस तरह मतलब कि इवेंट स्टडीज़ करके ना तो ये बंदा उसको बेच दे या मतलब कि बंदा खरीद रखे। उसके बाद इसकी तीसरी आ जाती है स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ EMH। अच्छा, स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ एक्टिव मार्केट हाइपोथेसिस। स्ट्रॉन्ग फॉर्म में ये आ जाता है कि प्राइसेस रिफ्लेक्ट ऑल इंफॉर्मेशन फ्रॉम पब्लिक एंड प्राइवेट सोर्सेज। इट encompasses बोथ वीक एंड सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ मार्केट एफिशिएंसी। अच्छा, इसमें स्ट्रॉन्ग फॉर्म में ये बताया हुआ है कि इसको मैं आपको इजी वे में एक्सप्लेन कर देता हूँ। स्ट्रॉन्ग फॉर्म में उन्होंने ये बताया हुआ है कि आप मतलब कि जैसे आपकी किसी कंपनी में जान पहचान है, आपने उस कंपनी के शेयर ख़रीदे हुए हैं, ठीक है, और आपको अंदर से मतलब क्या कि प्राइवेट सोर्सेज से ख़बर मिले, पब्लिक और प्राइवेट सोर्स से ख़बर मिले कि आने वाले दिनों में इसके शेयर गिरने वाले हैं, मतलब कि शेयरों की प्राइस गिरने वाली हैं, ठीक है, ये हाई होने वाली हैं, तो इस हिसाब से आप अपना फ्यूचर कदम उठाएं, प्रिडिक्ट करें, ठीक है। या तो आप अगर आपका शेयर की प्राइस बढ़ने वाली है तो आप उसको रोक ही रखें, अगर आपकी शेयर की प्राइस गिरने वाली है, ठीक है, उसको बेच दें। मतलब कि वो मतलब कि प्राइवेट सोर्सेज से आपको मिलना, मतलब कि आपको इन्फॉर्मेशन मिलना, अंदर के एक कंपनी इनसाइडर बंदे से आपको इन्फॉर्मेशन मिलना, तो ये सारी चीज़ें आती हैं आपके प्राइवेट सोर्सेज में, जो कि हमारा है स्ट्रॉन्ग फॉर्म इफेक्टिव मार्केट हाइपोथेसिस। आगे हम डिस्कस करते हैं इसका results of return prediction study times analysis assumes that in an efficient the best estimate of future results of return will be long run historical rates of return। अच्छे इन्होंने बताया हुआ है कि बेस्ट मतलब कि फ्यूचर रेट्स द बेस्ट एस्टिमेट ऑफ फ्यूचर रेट्स ऑफ रिटर्न विल बी द लॉन्ग रन हिस्टोरिकल रेट्स ऑफ रिटर्न। मतलब कि अगर आपको मतलब कि वो बेस्ट फ्यूचर रेट्स तभी पता लगेंगे, रेट्स ऑफ रिटर्न बेस्ट फ्यूचर तभी पता लगेंगे जब आपके पास अच्छे मतलब कि लॉन्ग रन पुराने से पुराने हिस्टोरिकल रेट्स पड़े और रेट्स ऑफ रिटर्न हिस्टोरिकल रेट्स ऑफ रिटर्न पड़े। रिस्क प्रीमियम प्रॉक्सीज हैं, क्वार्टरली अर्निंग रिपोर्ट्स हैं, ठीक है, जनवरी अनोमली भी इसमें बताया हुआ है। अच्छा, इसके बाद आ जाता है प्रिडिक्टिंग क्रॉस सेक्शनल रिटर्न्स, ठीक है, स्टडीज़ इन दिस प्रिडिक्टिंग क्रॉस सेक्शनल रिटर्न्स studies in this category attempt to determine if you can use public information to predict which stocks will enjoy above average or below average risk adjusted returns price earning ratios। मतलब कि उसने आपको बताया है कि स्टडी करने से आपको पता लगे कि आपको पब्लिक इन्फॉर्मेशन से स्टडी करने से पता लगे और आप प्रिडिक्ट करें
कि आपको या तो आपका स्टॉक जो है वो अबव एवरेज जाएगा या बिलो एवरेज रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स में आएगा। इसमें मतलब कि बताया कि रिस्क की आपको चीज़ें और आपको रिटर्न्स भी बताए हुए कि आपका अबव जाएगा या बिलो आएगा। ठीक है, रिजल्ट्स ऑफ इवेंट स्टडीज़ इसमें आया था। रिजल्ट्स ऑफ इवेंट स्टडीज़ में आया था आपका स्टॉक स्प्लिट स्टडीज़, मतलब कि स्टॉक का आपका ख़त्म हो जाना। ठीक है, IPOs आया जाता है, अनएक्सपेक्टेड वर्ल्ड इवेंट्स एंड इकोनॉमिक न्यूज़, मतलब कि कोई ऐसी मतलब जैसे कोरोना, जैसे आपको हाल ही में एग्जांपल दूँ, कोरोना वायरस आया। ठीक है, उससे काफ़ी मतलब कि पूरी एक किसी कंट्री को नहीं पूरी दुनिया को ही नुकसान हुआ। ठीक है, काफ़ी लोग क्या कहते हैं बैंक से मतलब कि बैंक्स के मतलब कि काफ़ी मतलब इकॉनमी डाउन हुई। ठीक है, काफ़ी लोगों की इकॉनमी डाउन हुई है। ठीक है, जिससे आपके स्टॉक मतलब कि स्टॉक मार्केट में काफ़ी इफेक्ट पड़ा है, और भी डिफरेंट मार्केट्स आपके एसेट्स, इक्विटी, ठीक है, काफ़ी इफेक्ट पड़ा है। ठीक है, आगे स्ट्रॉन्ग फॉर्म हाइपोथेसिस टेस्ट एंड रिजल्ट्स। ठीक है, इसमें बताया हुआ है कि आपके टेस्ट बताए हुए, स्ट्रॉन्ग फॉर्म हाइपोथेसिस के टेस्ट बताए हुए और रिजल्ट बताए हुए हैं। तो इसका सबसे पहले आता है कॉर्पोरेट इनसाइडर्स मेक स्पोर्ट्स एज सेवरल इंडस्ट्रीज suggest that insiders make abnormal returns while subsequent studies indicate it is not the case। उन्होंने बताया हुआ कि सेवर से डेट इनसाइडर मतलब कि अगर आपको इनसाइड से कोई इन्फॉर्मेशन मिले ना, इनसाइड मतलब कंपनी के साइड से, तो वो मतलब कि रिटर्न्स आपको अच्छे दे सकती हैं। इंडिकेट इट इज़ नॉट द केस, मतलब कि ज़्यादा भी लिमिट्स में आता है, ज़्यादा इसको माना नहीं जाता। स्टॉक एक्सचेंज स्पेशलिस्ट, मतलब कि स्टॉक स्पेशलिस्ट में आया था कि स्पेशलिस्ट में मतलब कि जो स्टॉक एक्सचेंज के स्पेशलिस्ट बैठे हुए हैं वो प्रेडिक्ट करके बताएं कि आने वाले दिनों में ये ट्रेडिंग में मतलब कि आपको इसका रिस्क कम है और रिटर्न इसमें आपको ज़्यादा मिल जाएगा। तो वो अक्सर स्पेशलिस्ट बैठे होते हैं, वो गाइडेंस देते हैं आपको, हर बंदे को गाइडेंस देते हैं कि आपका आने वाले दिनों में इस पर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपका रिस्क इसमें कम होगा और आपका एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इसमें ज़्यादा मिलेगा। और इन चीज़ों में मतलब कि वो 20% कैपिटल, ये सारी चीज़ें बताई हैं। इसके बाद आ जाता है सिक्योरिटी एनालिसिस आ जाता है। इसके बाद इसके सेट ऑफ एनालिस्ट में हैव द एबिलिटी टू सेलेक्ट अंडर वैल्यूड स्टॉक्स वैल्यू लाइन एनालिस्ट, मतलब कि एक एनालिस्ट मतलब कि सेट ऑफ एनालिस्ट है जो अपनी एबिलिटी है कि वो एक अंडर वैल्यूड स्टॉक्स को प्रेफर कर सके, मतलब कि उसको सिक्योरिटी बता सकें कि भाई ये चीज़ें उसकी दी हुई हैं, डिपेंडेंस उसकी बता सकें कि इनके ऊपर मतलब कि इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये चीज़ें। प्रोफेशनल मनी मैनेजर्स आ जाता है। मोस्ट स्टडीज हैव एग्जामिन्ड म्यूचुअल फंड्स लेटली, आल्सो पेंशन प्लान्स एंड एंडोमेंट फंड्स आगे बताया हुआ है। इम्प्लीकेशंस ऑफ EMH, सिक्योरिटीज मार्केट्स आर वीक एफिशिएंट and therefore investors cannot earn abnormal returns by trading on the basis of past trends in prices। अच्छा, इसमें इम्प्लीकेशंस बताए हुए हैं। ठीक है, शुरू में बताए थे, अब इसमें ख्याल से इसके वो उसके थे इफेक्टिव कैपिटल मार्केट थे, इनके अब आगे इम्प्लीकेशंस बताए हुए हैं, इनके वीक फॉर्म मतलब कि जो कि हाइपोथेसिस के इम्प्लीकेशंस बताए हुए हैं। तो सिक्योरिटी मार्केट्स आर वीक फॉर्म एफिशिएंट एंड देयरफॉर इन्वेस्टर्स कैन नॉट अर्न अबनॉर्मल रिटर्न्स, मतलब कि वही पिछली चीज़ें बताई हुई हैं कि आप अगर हिस्टोरिकल डाटा यूज़ करेंगे ट्रेडिंग में, इसमें आपको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, अब नॉर्मल रिटर्न ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट ट्रेंड्स इन प्राइसेस। उसके बाद सेमी स्ट्रॉन्ग का बताया, सेमी स्ट्रॉन्ग में मतलब कि आप इन्फॉर्मेशन, पब्लिक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं तो उससे पता लगेगा कि आप डेट इन्फॉर्मेशन हैज़ ऑलरेडी बीन रिफ्लेक्टेड इन द प्राइस, मतलब कि पहले पता लगेगा कि भाई इन हिस्टोरिकल डाटा को यूज़ करते हुए पहले भी कोई फ़ायदा प्राइस में हुआ कि नहीं हुआ। सिक्योरिटीज़ मार्केट्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग फॉर्म एफिशिएंट बिकॉज सिक्योरिटीज़ लॉस आर इंटेंडेड टू प्रिवेंट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ प्राइवेट इन्फॉर्मेशन। इसमें उन्होंने बताया हुआ है कि स्ट्रॉन्ग फॉर्म में मतलब कि इन्फॉर्मेशन हम अपने मतलब कि गैर कानूनी ज़रियों से निकलवाते हैं, मतलब कि हमारे कोई फैमिली फ्रेंड है या कोई मतलब कि कज़न जो भी हमारा मतलब एक कंपनी में दोस्त काम कर रहा है, ठीक है, हम उसको कहते हैं यार हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए, हमें बताओ, तो वो एक उस पर केस होता है इन्फॉर्मेशन लीक का, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ प्राइवेट इन्फॉर्मेशन के ऊपर केस भी हो सकता है। तो ये भी थोड़ा मतलब कि गैर कानूनी हो जाता है, एक्सप्लॉयटेशन हो जाती है प्राइवेट इन्फॉर्मेशन की। इसके बाद पोर्टफोलियो मैनेजमेंट आया था, EMH एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इफ सिक्योरिटीज मार्केट्स आर वीक एंड सेमी स्ट्रॉन्ग फ्रॉम एफिशिएंट द इम्प्लीकेशन इज दैट एक्टिव ट्रेडिंग इज नॉट लाइकली टू एनेबल, मतलब कि इस पर बताया हुआ पोर्टफोलियो मैनेजर्स कैन बीट द मार्केट ऑन मतलब सारे पोर्टफोलियो को बताया हुआ कि आप कैसे एसेट्स और मतलब कि सारी इक्विटी वगैरह की किस तरह आप मतलब कि ले सकते हैं, खरीद सकते हैं, इनको इन रूल्स को मद्देनज़र रखते हुए। ठीक है,
अच्छा जी, ये हमारा पहला सवाल होता है ख़त्म। इसके बाद आता है हमारा दूसरा सवाल, क्वेश्चन टू। क्वेश्चन टू है हमारा मार्कोविट्स पोर्टफोलियो थ्योरी। अच्छा जी, मार्कोविट्स पोर्टफोलियो थ्योरी है, इसका मैं आपको सिंपल अल्फाजों में, अगर मैं पहले इसको थोड़ा सा रीड आउट कर देता हूँ, फिर सिंपल अल्फाजों में इसको मैं आपको हाईलाइट बता देता हूँ कि इसकी में आपको इस पोर्टफोलियो थ्योरी में है क्या रहा है, क्या क्या रहा है, ठीक है। क्योंकि इंग्लिश मैं ज़्यादातर अगर रीड आउट कर दीजिएगा तो समझ नहीं इस तरह ज़्यादातर आएगा। मैं आपको उसका मेन विजन बता देता हूँ कि इसमें आपको ये पोर्टफोलियो थ्योरी क्या क्या रही है, इसमें आपने समझना क्या है। कैपिटल मार्केट थ्योरी एक्सटेंड्स पोर्टफोलियो थ्योरी बाय डेवलपिंग अ मॉडल फॉर प्राइसिंग और एसेट्स। अच्छा, मैं इसमें आपको सीधा सीधा इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि मार्कोविट्स पोर्टफोलियो थ्योरी है क्या चीज़। मार्कोविट्स एक बंदा था जिसने 1958 में एक पोर्टफोलियो थ्योरी निकाली थी, ठीक है। उस पोर्टफोलियो थ्योरी में ये था कि उसने हमें ये बताया हुआ था, उस मार्कोविट्स ने उस थ्योरी के अंदर, कि आपको ऐसी चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए जिसका रिस्क कम हो और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा हो, बल्कि रेट ऑफ रिटर्न या एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न बहुत ज़्यादा हो। तो यही इसने इस थ्योरी में एक्सप्लेन सारा कुछ किया हुआ है, ठीक है। इसमें इस थ्योरी में सारा उसने मार्केट्स पोर्टफोलियो थ्योरी में से सारा किया हुआ है। मॉडल बाय एक्सिस्टिंग रिस्क फ्री एसेट्स किया हुआ है, कैपिटल क्या कहते हैं, एसेट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, लॉस डिटर्मिनेशन ऑफ रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न फॉर रिस्की एसेट, इट हैज़ जीरो रिकॉर्शन। अच्छा, इसमें ना हमें ये कहते हैं कुछ मतलब कि मैथमेटिकल फार्मूलाज भी पढ़ाए हमें, जिसमें क्या कहते हैं जो इन्वेस्टर है, ठीक है, जो इन्वेस्ट कर रहा है वो मतलब कि फ्यूचर रेट्स को मतलब कि फ्यूचर प्रिडिक्ट भी कर सकता है, मतलब कि इसके इनको यूज़ करते हुए मैथमेटिकल कैलकुलेशंस इन फार्मूलाज के ज़रिए करते हुए ना इनका, जैसे यहाँ पे एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है, ये फार्मूलाज दिए हुए हैं, आगे कोवेरियंस भी है, इसमें आगे कोरिलेशन भी आएगा, ठीक है। डेवलपिंग कैपिटल मार्केट लाइन आ गया, ठीक है, कैपिटल मार्केट की लाइन एक बनाना, ठीक है, उसमें हमें कोवेरियंस के बारे में बताया हुआ है। अच्छा, एक और चीज़ भी मैं आपको मेंशन करता जाऊँ, अगर आपने ये टेबल ना इस वीडियो मैंने समझाया तो नहीं है इतना ख़ास, ठीक है, लेकिन ये मैथमेटिकल मैंने सॉल्व किया हुआ है। अगर आपने मैथमेटिकल पूरा बॉक्स देखना है सॉल्व किया हुआ है, जिसमें हम एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न निकाल रहे हैं, कोवेरियंस, कोरिलेशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, उसके बाद एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, ये सारी चीज़ें अगर आपने देखनी एक मैथमेटिकल फॉर्म में एक बॉक्स बना के एक्सप्लेन किया है उसके अंदर, तो मैं इस चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा। तो काइंडली आपने ना अगर उस चीज़ को आपने देखना है तो उस पर नीचे उस लिंक पर क्लिक करके वो आप वीडियो देख सकते हैं। सो मैंने सारा इसको एक्सप्लेन किया है उस बॉक्स बना के प्रॉपर मैथमेटिकली। तो इसमें बस यही बताया हुआ है कि एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है, लेकिन मुझे ही लगता है कि लिमिट्स मुश्किल हैं। कोई भी इन्वेस्टर फर्स्ट ऑफ ऑल की कहते हैं बहुत मुश्किल होगा कि इन्वेस्टर के लिए कि वो मैथमेटिकली परफॉर्म करे, मैथमेटिकली मतलब कि वैल्यूज़ को फाइंड करे, ताकि उसे देखने के लिए कि मुझे इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मुझे एसेट बाय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बहुत मुश्किल है कि मैथमेटिकली लोग करते हैं, लोग बस अपने मतलब कि थिंकिंग से सोचते हैं और बाय कर लेते हैं, ठीक है। बहुत कम, ये नहीं है करते लोग, बहुत कम लोग हैं जो मैथमेटिकली उनको सॉल्व करते हैं और क्या कहते हैं परचेजिंग वगैरह करते हैं, बाय और सेल करते हैं। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न बताया हुआ है, फार्मूलाज दिए हुए इनके सारे ऊपर, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया है, ठीक है, इनके सारा फार्मूला बताया हुआ है कि इन्वेस्टर हु एलोकेट देयर मनी बिटवीन रिस्क फ्री सिक्योरिटी एंड रिस्क फ्री पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का एक्सपेक्टेड रिटर्न इक्वल टू रिस्क फ्री रेट प्लस, मतलब कि बताया हुआ है कि आपका अगर क्या कहते हैं रिस्क मतलब कि आपका अगर ज़्यादा होगा, ठीक है, तो क्या कहते हैं इससे आपकी क्या कहते हैं जो रेट ऑफ रिटर्न वो भी ज़्यादा होगा। अगर आपका रिस्क कम होगा तो आपका जो रेट ऑफ रिटर्न है वो भी मतलब कि थोड़ा कम होगा। फॉर्मूलाज दिए हुए। अच्छा, एक इसकी थ्योरी का मेन पॉइंट ये आ गया है रिस्क डिवर्सिफिकेशन एंड मार्केट पोर्टफोलियो, ठीक है। इसमें हमें बताया हुआ है इस थ्योरी के अंदर कि आपने जो मार्कोविट्स था उसने बताया कि आपने एक चीज़ के अंदर इन्वेस्ट नहीं करना कभी भी, आपने अपने जो इन्वेस्टमेंट है उसको डिवर्सिफाई कर देना है, ठीक है। डिवर्सिफिकेशन का उसने ये बताया कि डिवर्सिफाई डिफरेंट चीज़ों, मतलब कि आपने एक चीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, आपने 7-8 चीज़ों के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी, ताकि अगर आपका एक चीज़ भी डूबे तो आपका सारा लॉस ना आपको पड़ जाए, ठीक है। आपको उम्मीद हो कि यार मेरे 4-5 और कंपनीज में भी इन्वेस्ट किया हुआ है, ठीक है। इससे आप मिसाल लें हायर हो गया, डॉलर्स हो गया,
ठीक है। क्या कहते हैं डिफरेंट मतलब कि शेयर चल सीमेंट के, लकी सीमेंट हो गया, मतलब कि डिफरेंट 4-5 आपने स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया हुआ है। तो अगर एक स्टॉक भी आपका डूबता है, मतलब कि प्राइस भी कम होती है, फ्यूचर में रेट्स कम जाते हैं, तो आपको ये टेंशन नहीं होती कि यार मेरे बाकी मतलब कि मैं सारा ही डूब गया। लेकिन आपको ये टेंशन नहीं होती कि भाई मेरे बाकी स्टॉक्स तो पड़े हुए ना, उनमें से भी अभी मेरा रिजल्ट आना है, तो वो टेंशन नहीं होती कि स्टॉक सारे गए जाते हैं। इसमें आपका ये है कि आपका रिस्क भी थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है, लेकिन उसका थोड़ा मतलब कि रेट ऑफ रिटर्न भी थोड़ा ज़्यादा मिल जाता है आपको, ठीक है। उसने ये बताया हुआ है कि रिस्क डिवर्सिफिकेशन एंड मार्केट पोर्टफोलियो, ठीक है, ये डिवर्सीफाई कर रहा है, ठीक है। उसके बाद हमने इसमें स्टडी किया हुआ सिस्टमेटिक रिस्क और अनसिस्टमेटिक रिस्क। सिस्टमेटिक रिस्क वो होता है जो सिस्टम से आया हो, मतलब जैसे कोरोना आया वर्ल्ड वाइड, ठीक है, सारे स्टॉक्स मतलब गिर गए, जो आपने स्टॉक्स बाय किए तो उनकी प्राइस लो हो गई, हर चीज़ मतलब कि बहुत मतलब कि मुल्क के हालात ख़राब हो गए तो आपके स्टॉक्स की प्राइस गिर गई। अनसिस्टमेटिक रिस्क आया था कंपनी की वजह से, कंपनी या आपका कोई एसेट्स को इशू आ रहा हो, ठीक है, अपने कोई चीज़ बाय की, प्रॉपर्टी का रेट गिर गया, गवर्नमेंट के अंदर आ गई प्रॉपर्टी है, कंपनी में को आपने शेयर बाय, कंपनी का लॉस हुआ, कंपनी के शेयर गिर गए, तो ये चीज़ होती है अनसिस्टमेटिक रिस्क। अब हम आगे चलते हैं। अच्छा, आगे आ जाता है हमारा क्वेश्चन 3, जो क्वेश्चन 3 जो हमारा टॉपिक है, जिसका है कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, CAPM। अच्छा, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल अलाउज इन्वेस्टर टू evaluate risk free return trade off for both diversified portfolios and individual sector securities। अच्छा, इसमें आपको इसको भी मैं आपको सिंपल अल्फाजों में बता देता हूँ कि ये है क्या, ठीक है। इसका जो सिंपल अल्फाजों में इसका मैं आपको मीनिंग बता देता हूँ कि इसमें आप उन्होंने बताया हुआ है कि जो आपको कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल है ना, वो एक रिलेशनशिप है, ठीक है, जो कि रिलेशनशिप है आपका रिस्क के दरमियान और रेट ऑफ रिटर्न के दरमियान, ठीक है। एक वो आपका है क्या कहते हैं रिलेशनशिप है, ठीक है, रेट ऑफ रिटर्न के दरमियान। अच्छा, इसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया कि फार्मूला दिया हुआ है जिसमें एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न का फार्मूला बताया हुआ है इज इक्वल टू रिस्क फ्री रेट है प्लस ये बीटा को। अच्छा, इन्होंने यहाँ पर ना आप कंफ्यूज ना होइएगा, बीटा को रिप्रेजेंट किया हुआ है उन्होंने, रिस्क को रिप्रेजेंट किया हुआ है बीटा से। जहाँ पे आपको बीटा नजर है समझ लें कि वो रिस्क को मतलब कि डिफाइन किया हुआ है। आगे आ जाता है कि मार्केट का आ जाता है, मार्केट रेट आ गए, उसके बाद रिस्क फ्री रेट आ गया, ठीक है, सारा इनको फार्मूला दिया हुआ है। तो उसके बाद कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल डिटरमाइंस द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न सिक्योरिटी बेस्ड ऑन इट्स रिस्क कैरेक्टरिस्टिक्स मेजर्ड बाय इट्स डेटा। इसे बताया हुआ है, आगे सारी चीज़ें बताई हुई हैं, ठीक है। बस आपने ये ज़हन में रखना है कि कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल कोई इतना मुश्किल नहीं है, सिर्फ एक रिलेशनशिप है रिस्क के दरमियान और क्या कहते हैं रेट ऑफ रिटर्न के दरमियान, ठीक है, एक रिलेशनशिप है बस, ठीक है। अब यहाँ पे बीटा बताया हुआ है कि सिमिलर परसेंटेज होगी, रिस्क इज इक्वल टू 1, सिमिलर परसेंटेज है, रिस्क ग्रेटर देन 1 है तो वोल्टाइल मूवमेंट्स मतलब कि प्राइस थोड़ी मतलब कि हाई हो जाएंगी, अगर लेस देन आ गया तो लेस वोल्टाइल मूवमेंट्स देन द मार्केट, मतलब कि मार्केट की थोड़ी प्राइस मतलब कि थोड़ी मेरे ख्याल से एक्सपेंसिव नहीं होगी, कम हो जाएंगी स्टॉक में। उसके बाद डिफेंसिव सिक्योरिटी डेट इज एक्सपेक्टेड टू अर्न अ लोअर रेट ऑफ रिटर्न देन द मार्केट, मतलब एक बी लेस देन 1 मतलब कि बीटा लेस देन 1 आ जाता है, मतलब कि रिस्क कम है, रिस्क लेस देन 1 तो उसका आपको रेट ऑफ रिटर्न भी कम मिलेगा। और एग्रेसिव सिक्योरिटी का मतलब आ जाता है कि अगर रिस्क ग्रेटर देन 1 है, अगर रिस्क ज़्यादा है तो आपको रेट ऑफ रिटर्न भी ज़्यादा मिलेगा, हायर रेट ऑफ रिटर्न देन द मार्केट। ये आपको यही दो चीज़ें बताई गई हैं कि अगर आपको रिस्क आपका कम है किसी सेट में, जैसे हमने मार्कोविट्ज़ थ्योरी में पढ़ा था कि रिस्क अगर कम होगा, ठीक है, सपोज़ आपने मतलब कि रिस्क मतलब कि आपका 10% है, ठीक है, 10% है और जो आपको रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है 40% है, ठीक है, और एक साइड पे आपको है रिस्क 20% और आपको जो मिल रहा है रेट ऑफ रिटर्न वो है 40%, तो आप किस साइड पे जाएंगे? आप ज़ाहिरी बात है 10% रिस्क के साथ मतलब कि रेट ऑफ रिटर्न 40% के पास जाएंगे, ठीक है। आप उस तरह के 4-5 स्टॉक खरीद लेंगे, आप इन कभी भी गलती नहीं करेंगे कि आप 20% वाली साइड पे जाएँ। इसी तरह उन्होंने बताया कि रिस्क ज़्यादा होगा तो आपका रेट ऑफ रिटर्न भी ज़्यादा होगा, ठीक है, अगर आपका रिस्क लो होगा तो आपका रेट ऑफ रिटर्न भी कम होगा, ठीक है। तो इसी के साथ ये हमारे 3 टॉपिक्स थे, तो मैंने इनको ओवरव्यू दी है, ज़्यादा से ज़्यादा मैंने कोशिश की कि आपको समझ आ जाए। तो बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।